देखो बच्चों, जो आपके कोर्स में थे अनुप्रयोग वो सारे मैंने करा दिए, गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग। अब जो हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो एक गोलीय कोष में निकालनी है, गोलीय कोष में। ठीक है, ध्यान रहे गोलीय कोष जो होता है वो एक आपका एक क्लोज शेप्ड है। ठीक है, क्लोज शेप्स में अगर गोलीय कोष की बात करें तो गोलीय कोष में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, मैं आपको बता देता हूं पहले, वो कुछ इस तरीके से चलता है, बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा अंदर की ओर घुसता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। चलो अब बात करते हैं गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है। जैसे हमारी जो अगला टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें आप 3 पॉइंट पढ़ोगे, इसमें आप 3 पॉइंट पढ़ोगे। एक तो गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, एक गोलीय कोष की सरफेस पर यानी कि सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, और एक गोलीय कोष से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे। तो यहां पर 3 चीजें हमें यहां पर निकालनी है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझना, डायग्राम बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, अब यहां पर देखो, मान लीजिए एक गोलीय कोष है, ये आपके पास ये गोलीय कोष है। यहां में बीच में ना, बीचों बीच में यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर है। अब एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और एक पॉइंट हो गया आपका इस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या इस सरफेस पे कहीं पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक आपका कोई बाहरी पॉइंट है, मान लो यहां पर ये है पॉइंट, ये पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक अंदर, एक सतह पर और एक बाहर। तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं, एक बार देखोगे ध्यान से तो ये एक सकेंद्रीय वृत्त बन जाएगा अगर इस पॉइंट को निकालेंगे तो, बाहरी पॉइंट को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब गौर से एक चीज समझो, मान लो इस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसलिए अलग मेंशन कर रहा हूँ ये पॉइंट, चाहो तो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि मुझे दूरियां दिखानी है, नहीं तो फिर एक ही में थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इस पी पॉइंट को, जो ये पी पॉइंट था। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लीजिए स्मॉल आर है। ठीक है, बाहरी पॉइंट की, अंदर की पॉइंट की क्या है, कैपिटल आर है, और बाहरी जो पॉइंट है आपके पास वो स्मॉल आर है, और एक पॉइंट क्या है आपके बीच में है, यहां पर कोई क्यू आवेश रखा हुआ है, यहां पर बीचों बीच में गोलीय कोष के बीच में क्या रखा है, क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स में हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लेता हूं एक छोटा सा खंड है यहाँ पर, एक छोटा सा जो यहाँ पर खंड है, इस खंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, और सेकंड थिंग जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन कितनी है, मान लो यहाँ पर ds1, ये है इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि बाहर कोई निकलते हुए नजर आएगा। मैंने आपको बताया था गोलीय कोष जो होता है उसमें जो एरिया वेक्टर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, गोलीय कोष जो होगा, कोई भी गोला होगा, उसके बीचों बीच में अगर बीचों सेंटर पॉइंट में आप जाकर आवेश कैलकुलेट करोगे तो जो आवेश होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है। अब देखो पहला पॉइंट, पहले एक चीज, पहले माना लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा, माना गोलीय कोष के केंद्र पर, मान लो ये O केंद्र है। ठीक है, केंद्र O पर Q आवेश रखा है तथा बिंदु O से इसको बिंदु A मान लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु A तक की दूरी कैपिटल R है तथा
P तक की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। इतनी थ्योरी आप लिख लीजिए और बाकी आप लोग अपने आप लिख लेना, ठीक है। जो ये दे रखा है ds1 और E जो दे रखा है वो आप अपने आप लिख लेना। अब देखो पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है, पहला पॉइंट आउटर पे निकालते हैं, ठीक है। आउटर पॉइंट पे निकालते हैं, मतलब जो आउट वाला पॉइंट है, ठीक है। आउटर पॉइंट पे निकालते हैं पहले। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें कैलकुलेट करना है पहला पॉइंट, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने गॉस की थ्योरम में किया था, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पर गॉस की थ्योरम भी यूज करनी है। यहाँ पे हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, ds1 और E के बीच का एंगल चाहिए होगा। बात समझ आ गई। तो यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, ठीक है, कितना phi E इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखो ये जो स्मॉल थिंग है ना ds, तो इसको मेंशन कर लेते हैं ds1 cos थीटा, और एंगल कितना होगा गौर से देखो, एरिया वेक्टर भी इस साइड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड में है, तो एंगल कितना 0, तो कितना ds1 cos 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब गौर से एक बात समझो कि ये गोला है ना, पूरा गोला, तो गोले का अगर क्षेत्रफल में अप्लाई करूं यहां पर तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर कितना अप्लाई कर सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर इनटू cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आया फ्लक्स phi E इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। phi E की वैल्यू आपकी यहां पर निकल कर आ गई, यानी फ्लक्स निकल के आया, इतना फ्लक्स इसमें गुजर रहा है। अब गाउस की थ्योरम का यूज करते हैं हम यहां पर, गाउस की प्रमेय से। अब गाउस की प्रमेय से अगर गाउस की प्रमेय से देखोगे तो क्या मिलेगा हमें, phi E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू q, यही तो होगा। तो phi E की वैल्यू कितनी E इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू q, यही तो हुआ। अब हमें E की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ E की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड में लेकर जाता हूँ, ठीक है। अब देखो E बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में जाएगा ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ये लिखा हुआ है ना, तो मैं Q को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, और ये जो R बच गया आर स्क्वायर, ठीक है, इसको यहाँ इस Q के नीचे मेंशन कर रहा हूँ। तो गौर से देखो कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके आउटर हो गई, तो मैं यहाँ पर आउटर के लिए यहाँ पर इस लिख देता हूँ आउट, E आउट, मतलब क्या हुआ कि बिंदु P पर है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, आउट पॉइंट पे है। अब सेकंड जो पॉइंट है इसकी सतह, मतलब इस वाले पॉइंट पर, ये A पॉइंट पर, ठीक है, इस पे निकालनी हमें। तो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड में कह रहा है कि सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर हमें सतह पर निकालनी है, सतह पर निकालने के लिए हम लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है, बिल्कुल हमने। तो जब हमें दोबारा से ऐसे ही सॉल्व करना ही है
तो हम इसे दोबारा क्यों सॉल्व करें, तो सीधे सीधे ना लिख दें। तो यहां पर एक चीज समझो, यहां तक की जो दूरी थी बीच की वो कितनी थी, स्मॉल आर, और यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, कैपिटल आर। तो यानी यहां पर लिखना पड़ेगा हमें बिकॉज, यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं कि जिस प्रकार स्मॉल आर से बिंदु P तक की दूरी, जिस प्रकार यहां पे R नहीं क्यू लिखना, ठीक है, क्यू या O लिख देना यहां पर। जिस प्रकार O से बिंदु P तक की दूरी R है, उसी प्रकार O से A तक की दूरी कैपिटल R है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, R बराबर स्मॉल r, ये कॉन्सेप्ट लेके हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सतह पर निकाली ना हमें, सतह पर, तो E सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं लिख रहा हूं ES, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन। अब यहां पर एक चीज समझो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी R है, स्मॉल r, अगर यहां से यहां तक की दूरी कितनी, कैपिटल R है। तो जब हमें सारा का सारा केस ऐसा करना ही है तो डायरेक्ट ना लिख दें। अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल इस R की जगह पे इस कैपिटल R आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो R है उसकी जगह पे केवल क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई आपकी सरफेस पर, यहाँ पर। अब अंदर के पॉइंट पर निकालने हैं, यहाँ पर इस अंदर के पॉइंट पर। अगर हम इस अंदर के पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तीसरा पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर तीव्रता। अब देखो आंतरिक बिंदु पर क्या होगी तीव्रता, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर से हमें यही सब कुछ सॉल्व करते हुए लेके आना है, ठीक है। फिर से तो सॉल्व ना करते हुए मैं सीधे लाइन लिख दे रहा हूं यहां पर। देखो यहां चूंकि आंतरिक बिंदु पर गोलीय कोश का आवेश Q इक्वल्स टू 0 शून्य होता है, इसलिए अब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर, ये हम इनर निकाल लेना, तो मैं I लिख रहा हूं, ठीक है, IN लिख देता हूं यहाँ पर, इनर अंदर निकाल लें तो E बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो गॉस की प्रमेय में जब हमने अप्लाई किया था यहाँ पर, तो कितना वैल्यू निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अब गौर से देखो Q तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, Q यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे ये लिखा है ना E इंटू 4 पाई स्क्वायर पाई R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि क्या है Q 0 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0 अपॉन R स्क्वायर, 0 हो गया Q। जब Q 0 हो गया तो पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, 0 हो गया। तो अंदर के एरिया में जो
वैद्युत क्षेत्र रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो हमेशा याद रखना गोलीय कोष जो होता है उसके अंदर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0 होता है अंदर केंद्र पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके चैप्टर का यानी सेकंड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और बहुत इजी है, सबसे इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। देखो क्या करना है, गाउस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करनी है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, डायग्राम कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे एक गोलीय कोष लेना है, जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में बनाया था वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक गोलीय कोष लेना है, यहाँ पर Q लेना है, आपके पास क्या है, Q है, और यहाँ से कोई P पॉइंट ले लो, यहाँ पर P पॉइंट लिया है हमने, ठीक है। बाहर इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ से एरिया वेक्टर भी कितना होगा, ds1 भैया, इस तरीके से यहाँ पर चलेगा, ऐसे कर लो, यहाँ पर ऐसे, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में बनाया था, ठीक है। सारी चीजें आपको बिल्कुल वैसे ही मेंशन करनी है यहाँ पर। अब देखो करना कैसे, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन किया था, ठीक है। माना वगैरह आप लिख लेना, मतलब कि सारी थ्योरी लिख लेना, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी वगैरह आप खुद लिखना, अब यहाँ आपको लिखना आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने हर चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना कैसे, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, फ्लक्स, ठीक है। इसमें कितना फ्लक्स है, इस गोले में कितना फ्लक्स है, ठीक है, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। देखो जरा, गोलीय कोष से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से देखो, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ds1 cos थीटा। तो गौर से यहाँ पर देखो cos थीटा है, डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर इधर, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर, तो एंगल कितना, cos 0, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, और ds1 की वैल्यू कितनी, जैसे हमने लास्ट उसमें लगाया था 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये गोला है, ठीक है, तो कितना 1, तो e 4 पाई r स्क्वायर, फाई e की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, e 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा क्या है, इस समीकरण बन गया दो इसे, और गाउस की जो प्रमेय है उसमें हमें इसका मान रखना है, ठीक है। तो गाउस की प्रमेय क्या है, फाई ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो फाई ई की वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितनी है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देखोगे तो जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था सेम वैसा ही है, और वही क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा आगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है, क्योंकि जो कूलॉम का नियम है, कूलॉम का नियम क्या है, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, मतलब दो चार्जेस होंगे डिफरेंट टाइप के, उन दोनों के बीच का कितना फोर्स काम करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है, कूलॉम का नियम। तो अब यहाँ पर देखो, गौर से देखोगे तो E की वैल्यू हमें मिल गई है। अब अगर मैं बात करूं वैद्युत बल की, ठीक है, वैद्युत बल, तो F बराबर कितना होता था, Q नॉट E होता था, ध्यान से देखो जरा, होता था ना, E बराबर F अपॉन Q नॉट होता था ना, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, F बराबर Q नॉट E, हो जाएगा ना, हो जाएगा, कैसे, देखो E बराबर F अपॉन Q नॉट होता था, अगर F की वैल्यू निकालोगे तो F बराबर QE होगा ना, साफ सीधी बात। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, F बराबर Q नॉट E, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर 2 कह दो,
तो समीकरण 2 में ई का मान रखने पर जब ई का मान रखोगे समीकरण 2 में तो क्या मिलेगा, एफ बराबर क्यू मल्टीप्लाई में रहेगा इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा, सिंपल सी बात। अब यहां पर देखो एफ इज इक्वल्स टू, इस क्यू को इसके साथ मल्टी करा देता हूं यहां पर और इसको अलग लिख देता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो गौर से देखो, यही तो क्या है, कूलॉम का नियम है। तो सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ डेरिवेशन यही है, मतलब ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और सबसे सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है यहाँ पर।